अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 8 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उसका नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जो कि है बेटे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। कि जब हम थर्मल यानी कि हीट प्रोवाइड करते हैं तो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है, वो किस तरीके से होती है और क्या पहलू हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है वो है बेटे वॉल्यूम थर्मल एंड एक्सपेंशन। कहते हैं जो वॉल्यूम होता है ना सॉलिड का, वो भी चेंज हो जाता है जब हम उसके टेम्परेचर को चेंज करते हैं। डैट इज कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। शॉर्ट क्वेश्चन बेटे इस तरीके से भी बन सकता है, डिफाइन क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन या डिफाइन वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो वही है, सेम आंसर है कि जब हम किसी भी सॉलिड के टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो साथ में उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। कंसीडर कर लें, हमारे पास एक इनिशियल वॉल्यूम है बेटा जिसे हम वी नॉट कहेंगे और इनिशियल टेम्परेचर है जिसे हम टी नॉट कह देंगे। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ आ गई बेटे? और जिस तरीके से हमने कल लास्ट टाइम किया कि जो हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम, सेम वैसे ही लिखेंगे कि जो हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम है उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ओ फॉर ओरिजिनल एंड वी फॉर वॉल्यूम। वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा बेटा वी नॉट के। ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारे पास ओरिजिनल टेम्परेचर होगा, ओ फॉर ओरिजिनल टी फॉर टेम्परेचर, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको टी नॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है। और जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो उसका वॉल्यूम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हम लिख देंगे जी ऑन हीटिंग। जब हमने हीट प्रोवाइड की तो उसका जो वॉल्यूम था वो कितना हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा वी के। किसके इक्वल हो जाएगा? वी के इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही हमने हीट प्रोवाइड की या टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ऑन इंक्रीजिंग, आई फॉर इंक्रीजिंग, तो उसका जो टेम्परेचर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा सिंपल टी के। सेम वही जो हमने कल डेरिवेशन की थी उसी तरीके की डेरिवेशन है। हम इसमें अब चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे। तो चेंज इन वॉल्यूम किस में हो जाएगा जी? डेल्टा वी। डेल्टा वी हो जाएगा जी फाइनल माइनस इनिशियल। और जब इसका चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे जो वो है जी डेल्टा टी, वो किसके इक्वल हो जाएगा जी? फाइनल कैपिटल टी माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा जी? इनिशियल टेम्परेचर, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। यहां तक तो जो हमने काम किया ना बेटा वो कल वाला ही है। कल हम बात कर रहे थे जी ऑब्जेक्ट के बारे में, लेंथ के बारे में, जिस तरीके से ये देखें ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल टेम्परेचर। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि ओ फॉर ओरिजिनल, वी फॉर वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट, ओरिजिनल टेम्परेचर बेटा हमारे पास आ जाएगा टी नॉट, ऑन हीटिंग वॉल्यूम इज बेटा वी, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इज टी। तो चेंज इन वॉल्यूम निकाला तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट, और बेटे डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल एंड फाइनल माइनस इनिशियल। यहां तक तो बात समझ आ गई ना बेटे? अब यहां पे वो ये कहते हैं लाइक लीनियर एक्सपेंशन। हम लीनियर एक्सपेंशन की जो बात करते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम जो डेल्टा वी है ना बेटा, ये फाउंड हो जाता है कि ये जो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी है बेटे, ये प्रोपोर्शनल है, यानी इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन किसके साथ है?
ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ है। चेंज इन वॉल्यूम का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन किसके साथ है? चेंज इन वॉल्यूम के साथ, और साथ में बेटे डेल्टा टी के साथ। डेल्टा टी क्या है? जो उसका चेंज इन टेम्परेचर है। और अगर याद हो जो हमने कल प्रोपोर्शनैलिटी का साइन कन्वर्ट किया था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में, तो उसमें बेटे हमने लगाया था अल्फा। अल्फा क्या था? ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस था। और लेकिन यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटे? डेल्टा वी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म हुआ, इक्वल आ गया, और साथ में बेटे आ गया बीटा। ठीक है, और एज इट इज वैसे ही ओरिजिनल वॉल्यूम, उसका ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ हमने क्या लगा दिया? चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। यहां तक बात समझ आ गई बेटे? अब ये जो डेल्टा वी है ये किसके इक्वल है जी? जो ऊपर हमने निकाला कि डेल्टा ये डेल्टा वी किसके है जी? फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा वी बेटा फाइनल वॉल्यूम माइनस कर रहे हैं इनिशियल वॉल्यूम को बेटे, इक्वल का साइन आ रहा है बीटा, और ओरिजिनल वॉल्यूम बेटा वी नॉट, और साथ में डेल्टा टी उसका चेंज इन टेम्परेचर था। सारी डेरिवेशन बेटा कंप्लीट डेरिवेशन ये कल वाले टॉपिक की ही तरह है, सिर्फ चेंज इतना है कि वहां पे हम लेंथ की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। जरा भी चेंजिंग नहीं है, कंप्लीट एज इट इज डेरिवेशन बेटा वैसे ही है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास बेटा यहाँ पे वी नॉट है, यानी कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, यहाँ पर बेटे माइनस का है। जब ये इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा ना। तो क्या होगा यहाँ पे? फाइनल वॉल्यूम इक्वल ओरिजिनल वॉल्यूम, इक्वल के इस साइड पे आके बेटे ये क्या हो गया? प्लस का हो गया, और साथ में बेटे आ गया बीटा। ठीक है, इज इट क्लियर? बीटा और बीटा के साथ बेटा ओरिजिनल वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ बेटे साथ में क्या आ जाएगा? डेल्टा टी। इज इट क्लियर बेटे? ओके, अब हमने देखना है कि यहां से कॉमन कौन सी चीज आ रही है। देखा हमने यहां से, तो हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम बेटा कॉमन आ रहा था यहां से। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या लिख दिया जी? वी इक्वल का साइन, और ओरिजिनल वॉल्यूम को हमने कॉमन ले लिया। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया बेटे? 1 प्लस बीटा, और साथ में बेटे क्या आ गया? डेल्टा टी। कॉमन इसमें से क्या आ गया बेटा? ओरिजिनल वॉल्यूम कॉमन आ गया। अब हमने इसका कंप्लीट फॉर्मूला बनाना है। वो किस तरीके से बनाएंगे? हम प्रोपोर्शनैलिटी वाला जहां पे हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया था ना, हम वो देखेंगे। वो बीटा आ गया था, तो बीटे का जब हम बेटे बनाएंगे फॉर्मूला, तो क्या होगा? बीटा वहीं पे लिखा रह जाएगा। हम लिखेंगे बीटा इक्वल का साइन आ गया। ठीक है, और ये वी नॉट यानी ओरिजिनल वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा जी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय, डिवाइड होने के बाद बेटा ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर साथ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये है बेटा हमारे पास सिंपल वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की डेरिवेशन। अब बुक पे देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। बुक में कहता है जी जो चेंज इन सॉलिड है वो डेल्टा वी वी माइनस वी नॉट है सॉलिड के वॉल्यूम का, और जो चेंज इन टेम्परेचर है बेटे वो टी माइनस टी नॉट है। Like linear expansion, the change in volume delta V is found to be proportional to its original volume. कहते हैं ये जो लीनियर एक्सपेंशन है ना, ये चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी है, ये फाउंड होता है कि प्रोपोर्शनल है। किसके साथ प्रोपोर्शनल है बेटे? ये डेल्टा वी के साथ और चेंज इन टेम्परेचर के साथ। डेल्टा वी
यानी कि सॉरी ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ और चेंज इन टेम्परेचर के साथ। जब हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया तो ये बेटे बीटा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी, एंड डेल्टा वी का जब हमने वैल्यू पुट किया वो क्या था जी, फाइनल माइनस इनिशियल बेटा, तो ये बीटा इज इक्वल टू वी नॉट यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम और डेल्टा टी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास है ना v माइनस वी नॉट, यहाँ पे जो माइनस वी नॉट है इस साइड पे माइनस का है, जब ये इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये जाके प्लस हो जाएगा, और वैसे ही है जिस तरीके से हमने कल वाली डेरिवेशन की, ये वहां पे जाके प्लस हो गया। तो हमने क्या किया, v माइनस वी नॉट यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम इसमें से कॉमन आ गया, तो हमारे पास रिमेनिंग इसकी जो फाइनल डेरिवेशन आ गई वो बेटे क्या आ गई, वो आ गई जी वॉल्यूम, जो फाइनल वॉल्यूम था इक्वल का साइन आ गया, ओरिजिनल वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। ओरिजिनल वॉल्यूम 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर की बात कर। अब यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे ये जो बीटा है ना, ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, जिसको हमने इक्वेशन 8.12 का इस्तेमाल करते हुए इसको प्रिसाइज करना है। तो क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी आ गया बेटे, ठीक है। अब इसने हमें क्या बताया, कहते वी कैन डिफाइन द टेम्परेचर coefficient of volume expansion beta as a fractional change in its volume per Kelvin change in its temperature. The coefficient of linear expansion and the volume expansion are related by this equation, beta is equal to 3 alpha. इसमें बेटा वो हमें ये बताता है कि जो टेम्परेचर है कॉफिशिएंट वॉल्यूम एक्सपेंशन का, वो फ्रिक्शनल चेंज के साथ पर वॉल्यूम के हिसाब से चेंज करता है अपने टेम्परेचर को, और जो कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम का है ना, वो रिलेट करता है इस इक्वेशन के साथ। किस इक्वेशन के साथ, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। और ये बेटा एमसीक्यूज भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, कि जो आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सप्रेशंस हैं वो कौन सी इक्वेशन के साथ रिलेट करते हैं। वो बेटा एक ही इक्वेशन है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। इज इट क्लियर? और आपके पास ये एमसीक्यूज बेटा इस तरीके से भी आ सकता है, वो कहते हैं जी फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा इफ यू हैव अल्फा इज इक्वल टू 4 या 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो सिंपल क्या करना होगा, 3 को उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे। आगे जाके आप इस टाइप के कुछ एमसीक्यूज लाजमी देखेंगे। अब आ जाते हैं जी, जो हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है मुख्तलिफ सब्सटेंसेस में, वो कितनी होती है। एल्यूमिनियम को टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए तो जो उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है वो होता है बेटे 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर केल्विन। एक बात दोनों में कॉमन है, वो क्या है, जो 10 की पावर 5 है वो -5 है। अगर आप बात करते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की, वो भी 10 की पावर -5 है। अगर आप बात करते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की बेटा, वो भी 10 की पावर -5 है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर पावर चेंजिंग होके आपको एमसीक्यूज दे रहे हैं तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इन दोनों में 10 की पावर -5 ही कॉमन आता है। ब्रास की बात की जाए तो 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर केल्विन है बेटे। कॉपर की बात की जाए 5.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर केल्विन। स्टील की बात की जाए 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर केल्विन। प्लैटिनम की बात की जाए 27.0 10 की पावर -5 पर केल्विन। ग्लास, ऑर्डिनरी ग्लास की बात की जाए तो 2.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। ग्लास फाइट्स की बात की जाए तो 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। ग्लाइसरीन की बात की जाए तो बेटे 53 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर केल्विन। मरकरी की बात की जाए तो 18 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर केल्विन। अगर टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो जो एक्सपेंशन होती है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है मरकरी की, वो 18 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर केल्विन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा ये। वाटर की बात की जाए तो 21 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर केल्विन। हवा की, एयर की बात की जाए तो 3.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 पर केल्विन। कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो 3.72 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 पर केल्विन। हाइड्रोजन की बात की जाए तो 3.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 पर केल्विन। ये हैं बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट इस
टॉपिक के MCQs, ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तकरीबन ये बेटा हर साल लाजमी इन दोनों में से एक सवाल रिपीट होता है, चाहे वो मॉर्निंग टाइम में आ जाए चाहे वो इवनिंग टाइम में आ जाए। और उसके साथ ये जो इनके दो टेबल्स हैं बेटे, इसमें से भी MCQs लाजमी आते हैं। इसकी सॉल्व एग्जांपल देख लेते हैं। हमने बेटे वॉल्यूम फाइंड करना है। किसका वॉल्यूम फाइंड करना है? हमने ब्रास का वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। 100 सेल्सियस पे विच साइड इज 10 सेंटीमीटर एट 0 सेल्सियस, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है 0 सेल्सियस पर। जो कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ब्रास का है वो 1.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर केल्विन है। ये जो हमारे पास 1.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर केल्विन है, ये हमने जो अभी रिसेंटली टॉपिक पढ़ा उसका टेबल पढ़ा, इसमें से हमने वैल्यू को देखा। ओरिजिनल वॉल्यूम लेंथ की बात कर रहा है, 10 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और ओरिजिनल टेम्परेचर 0 सेल्सियस था, केल्विन में कन्वर्ट हो गया। और इसी तरीके से जब चेंज इन फाइनल पता है 0 पे है, तो जब उसको लेके जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट पे तो 100 सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट चला जाएगा, तो चेंज इन टेम्परेचर T-T0 आ गया। अल्फा 1.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर केल्विन है, तो बीटा निकालना है। देखिए जिस तरीके से मैंने बोला कि MCQs आ सकता है, तो इस अल्फा को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर केल्विन आ गया। इनिशियल वॉल्यूम बेटा V0, क्यूबिक की बात की थी, क्यूब लिया 0.1 का 10 की पावर -3, फॉर्मूला लगा दिया जी, वॉल्यूम इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। जब इन सब को मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया जी 1.0057 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ये सॉल्व एग्जाम्पल बेटा इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं, लेकिन ज़्यादा थ्योरेटिकली ये चैप्टर के ये लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अब कल का जो है टेस्ट वो देख लेते हैं। उसमें क्या है जी, डिफाइन वर्क। वर्क क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क और वो पावर। अब इसको देख लेते हैं जी, वर्क क्या है। ये हमारा 6 चैप्टर है गालबन, बिल्कुल गालबन क्यों, 6 चैप्टर ही है बेटे हमारा ये। और इसको देख लेते हैं, 6 चैप्टर पे आगे बेटा वर्क की डेफिनेशन। वर्क क्या है? वर्क इज डन, वर्क तब होता है जब फोर्स एक्ट करती है किसी भी बॉडी पे और वो उसी डायरेक्शन में अपना डिस्टेंस कवर करती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी होती है। वर्क का यूनिट जाउल होता है और वर्क का फार्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है। दूसरा सवाल, व्हेन डज अ फोर्स डू वर्क? व्हेन डज अ फोर्स डू वर्क? फोर्स डू वर्क कब करती है कि भाई जब हम उसे अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे। इसका आंसर मैंने आपको लिखवाया था, वाई डू वी नीड एनर्जी, इसका भी आंसर लिखवाया था। हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है टू डू अ डिफरेंट यूजफुल टास्क इन आवर डेली लाइफ। व्हेन वी राइट ऑन अ पेपर वी नीड एनर्जी एंड डिफरेंट थिंग्स आ जाती हैं इसमें। ये भी मैंने आपको आंसर लिखवाया था। एनर्जी क्या होता है? गिव 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या है और कितनी टाइप्स होती हैं मैकेनिकल एनर्जी की? एक बॉडी है एनर्जी को तब पोजेस करती है अगर वो काम करने के काबिल होती है, फिर इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क। अच्छा, मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा, मैं तकरीबन ये हर लेक्चर में बताता हूँ, ये डिटेल में नहीं मैं इसको लेके जा रहा। डिटेल में जाने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देखने पड़ेंगे, उसमें जाके इसको डिटेल में पढ़ें जो मैंने इन टॉपिक्स पे दिए हुए हैं। इसमें सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इसके आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे, समझने आपने वहाँ से होंगे, सिर्फ इधर मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। एनर्जी की 2 टाइप, मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स हैं, एक बेटे कैनेटिक एनर्जी है और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। इसका आंसर सिर्फ इतना ही हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल, कैनेटिक एनर्जी, उसकी डेरिवेशन, पोटेंशियल एनर्जी, ये देख लेते हैं जी। कैनेटिक एनर्जी क्या है? कहते हैं जी द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। एक बॉडी एनर्जी को प्रोड्यूस करती है अपने मोशन की वजह से, इस कॉल्ड कैनेटिक एनर्जी। और उसका ये फॉर्मूला डेरिवेशन थी, कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। एंड आफ्टर सॉल्व हमने इसका आंसर निकाल लिया था, कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? कि वो एनर्जी जो बॉडी पोजेस करती है अपनी पोजीशन की वजह से, और उसकी भी हमने कंप्लीट डेरिवेशन देखी थी जो फाइनल थी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वाई फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स को नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है? ऐसे फॉसिल फ्यूल्स जो इस्तेमाल के बाद ख़त्म हो जाते हैं, आप उनको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स लगाते हैं बनने के लिए, लेकिन जब आप इन्हें एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें ख़त्म हो जाते हैं। तो डेट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट आर रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी? ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जिन्हें आप बारहा दफ़ा इस्तेमाल करें लेकिन वो कभी भी डिस्ट्रॉय ना हो, कभी भी ख़त्म ना हो। हाँ, आप उन्हें चेंज भी कर सकते हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अगर आप सन की बात करते हो जिससे हमें हीट हासिल होती है, वो जो हीट एनर्जी है वो हमारे पास रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इसी तरीके से वाटर एनर्जी, एयर एनर्जी। उसके बाद विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मोस्ट प्रेफर्ड एंड वाई? तो उसका आंसर क्या था? इसका आंसर कौन सी एनर्जी मोस्ट प्रेफरेबल है, कौन सी है भाई? वो हमारे पास सन एनर्जी है। ठीक है, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है और ये ज़्यादा देर तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कभी भी जो है ना ख़त्म नहीं हो पाएगी। केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये डिफरेंट एनर्जी की टाइप्स आ जाती हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, हाउ इज़ एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर? एनर्जी किस तरीके से एक जो है ना फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? इसके बेटा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 हो गया और उसके बाद 3 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, ये मैंने लिखवाए हुए हैं आपको। ठीक है, आपने इनके आंसर उधर से ही याद करना है। मैं अभी सिर्फ बोल के आपको उसका कंसेप्ट बता रहा हूँ, लेकिन जो वहाँ पे रिटर्न एग्जैक्ट लिखे हुए आपने उसी के साथ अपने टेस्ट को मैच करना है और याद करने वहाँ से। एनर्जी बेटा कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है और इसका भी आंसर मैंने आपको लिखवाया हुआ था। होप सो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी।